हेलो बच्चा लोग, आप लोग जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज एन आइडियल रिजल्ट। ये रिजल्ट है प्रांजल अग्रवाल का, जो हमारे साथ अभी बैठी है। क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऑडिट की, लॉ की स्ट्रैटेजी बताओ, तो भाई स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमने बुलाया है प्रांजल अग्रवाल को, जो बिल्कुल डिजर्विंग है ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। खास कर आप देख सकते हो, कॉस्ट का स्कोर 90, ऑडिट का स्कोर 96, पॉसिबली दिस इज इंडिया हाईएस्ट एवर, और उसका ऑल इंडिया रैंक आया है 15। तो भाई प्रांजल, जनता जानना चाहती है, क्या आपने पहले से सोच लिया था आपका रैंक आएगा? क्या आपके पेपर्स वैसे गए थे? क्या आपने पढ़ाई वैसी की थी? प्लीज बताइए। नहीं, मैंने रैंक का जो पहले से मैनिफेस्ट नहीं किया था। लेकिन जिस हिसाब से मेरे पेपर गए थे, मेरे को ये तो श्योर हो गया था कि मैं पास हो जाऊंगी एंड मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। बट ऑनेस्टली आई नेवर थॉट ऑफ अ रैंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जिस दिन मैंने रिजल्ट की विंडो खोली, उस दिन भी मैं एक बार तो सरप्राइज ही थी। मैं बोल रही थी कि वापस एक बार खोल के चेक करो, पक्का आया है ना रैंक। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही एक अनबिलीवेबल चीज होती है, और आपने मैनिफेस्ट भी नहीं किया था कि आपको रैंक चाहिए। लेकिन जरूर आपने अपनी इंटरमीडिएट की जर्नी में ऐसे कुछ डिसीजंस लिए होंगे या ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपका रैंक आया है। तो मुझे पूछना था कि आपका स्टडी पैटर्न कैसा होता था। मैं बच्चों को बता दूं कि प्रांजल हमारी इच्चल करंजी से स्टूडेंट है, मतलब ये सूरत में नहीं रहती थी, इसने ऑनलाइन ही लिया है सब कुछ। तो ऑनलाइन होने के बावजूद ये लाइव ही आती थी क्लास में। तो प्रांजल, एक बार आप अपना पूरा नियम बता दीजिए कि भाई मैंने 9 महीने ये जो एग्जाम के पहले के कैसे निकाले। तो आपने जैसे बोला कि मैं सारी क्लासेस लाइव अटेंड करती थी, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक। क्योंकि मैं लाइव का मैंने एक टाइम टेबल, मेरे को कुछ बनाना नहीं पड़ता था। जैसे सामने से टाइम टेबल आता था कोचिंग क्लास का, वैसे ही मैं फॉलो करती थी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेरे को सिंस मॉर्निंग में होते थे मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स, तो मेरे को इवनिंग का टाइम पूरा मिल जाता था सेल्फ स्टडी का। एंड ड्यू टू दैट आई थिंक सो सेल्फ स्टडी तो जैसे सब बोलते हैं इट इज अ मस्ट। अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है सीए में, तो सेल्फ स्टडी का टाइम भी मिल जाता था एंड बैकलॉग भी नहीं रहता था, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट नियम बना लिया था कि लाइव टू लाइव अटेंड ही करना है। तो आई थिंक सो दैट डिसिप्लिन ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट। और अगर कभी कभार मिस हो भी जाता था तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती थी, तो वो अटेंड कर लेती थी। बट इन मोस्ट केसेस आई मेड इट अ रूल कि लाइव ही अटेंड करना है। तो जैसे आपके क्या आवर्स होते थे, कि आप कितने घंटे से कितने बजे तक बैच करते थे, और फिर आप कैसे सेल्फ स्टडी करते थे, दोनों चीज बताएं। सो कभी कभी 7:38 को लेक्चर्स चालू हो जाते थे, कभी कभी 9 से होते थे। तो जैसे होते थे एट मैक्स 2:30 या 3 बजे तक लेक्चर्स खत्म हो जाते थे। उसके बाद फिर मैं खाना वाना खाती थी, थोड़ा रेस्ट करती थी एंड 4 बजे के करीब मैं फिर से पढ़ने बैठती थी। तो 4 बजे पहले तो जो होमवर्क देते थे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, वो सारा निपटा लेती थी। और उसके बाद में सेल्फ स्टडी, जैसे ऑडिट का आप बोलते थे कि जैसे मैंने जो पढ़ाया है साथ साथ में कर लो, बाद में लोड कम आएगा, तो उस हिसाब से कर लेती थी। ऑडिट का कर लेती थी, लॉ का कर लेती थी। एंड जैसे ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते में टेस्ट होता ही था किसी ना किसी चैप्टर का, तो टेस्ट का तो पढ़ना ही पड़ता था क्योंकि टेस्ट अटेंड करने होते थे। तो एक टेस्ट का वो हो जाता था पीछे कि ना टेस्ट है तो पढ़ना ही पड़ेगा। बैकलॉग भी हो जाता था, तो टेस्ट डंडे की के तरह। चक्कर में वो सही हो जाता था। ओके। तो आपका ऑलमोस्ट, मैं ऐसा मानूं कि 10% से ज्यादा बैकलॉग कभी नहीं रहा है प्रैक्टिकल में, जैसा आप बताते हैं कि थोड़ा बहुत मेरा कभी बैकलॉग रह जाता था। अदर देन दैट, अगर बैकलॉग रहता भी था तो प्रांजल की कोशिश रहती थी कि मैं टेस्ट से पहले वो लिखकर पूरा कवर कर लूं। प्रांजल, ये बहुत दिमाग में ऐसी चीज बच्चों को लगती है कि जैसे सुबह से 7 से 3 o'clock तक हमने जैसे ट्यूशन किया है, 7:30 से 2:30 तक किया, उसके बाद उसी दिन सेम डे वो पढ़ना पड़ेगा। तो आप बता रहे कि आप पढ़ लेते थे, आपको कितना टाइम लगता था एक सब्जेक्ट में ये करने में? मैं सारे सब्जेक्ट का नहीं करती थी। जैसे थियरी सब्जेक्ट में मैंने बोला लॉ या ऑडिट, तो उस पर तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, 15 मिनट से आधा घंटा डिपेंड करता है। अगर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि समझ ही नहीं आ रहा, तो आधा घंटा जैसे लगता था, वरना तो 15-20 मिनट में। तो एक डिटेल नहीं करती थी, बस एक बार ब्रशअप कर लिया, सुबह का जितना याद है कुछ से वो नहीं याद तो पढ़ लिया एक बार बस। ओके, तो ये डेली आपका स्केड्यूल होता था, आप रोज का रोज कर ही देते थे। बट बहन, ऑडिट में 96, दिस इज प्रोबेबली इंडिया हाईएस्ट एवर। हाउ? द ICAI इंस्टीट्यूट इवन वांट्स टू नो, बच्चे जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ, सब जानना चाहते हैं। तो देर आर सम लिस्ट
ऑफ थिंग्स जो बच्चे जानना चाहते हैं, जो मैंने आपके लिए लिखी है, एंड आई बी आस्किंग यू, आप उसका ऑनेस्ट एक जवाब देते रहें कि आपने उसके लिए क्या किया था। तो ऑडिट की जैसे जैसे लाइव क्लासेस चल रही थी, आप डेली अटेंड कर रहे थे, उसके अलावा आपने घर पे ऑडिट कैसे क्या पढ़ा? तो घर पे तो मैंने जैसे बोला, मैं सेल्फ स्टडी करती थी, एंड सारे जो पॉइंटर्स थे, जैसे कीवर्ड्स मेनली याद रखने होते हैं ऑडिट में, एंड इवन इन दी एग्जाम, जैसा मेरे को लगता है प्रेजेंटेशन इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। एंड कभी कभी आंसर जो है उतना एक्यूरेट ना भी हो, लेकिन हमें वो जो कीवर्ड हमें याद है ना, एकदम अंडरलाइन करके एग्जामिनर को ये तो दिखना ही चाहिए कि ये कीवर्ड तो था उसमें, आप मैच कर लो। आई थिंक सो प्रेजेंटेशन ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि आपने जैसे बोला था कि तुम्हें ऐसे याद है तो कोट करके ही आना है, तो मैंने ऑलमोस्ट हर आंसर में ऐसे कोट किया था, जिसमें ऐसे बन रहा था सबसे पहले उससे ही चालू कर दिया कि ये ऐसे 560 है या जो भी है, एंड उसका नाम लिख दिया। एंड जैसे आपने बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी ऐसे का नाम याद करने के लिए, तो उसके कारण भी नाम याद, जैसे उया का सा अभी तक याद है मेरे को, ओवरऑल ड्यूटीज ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट, तो उसके कारण बहुत अच्छे से नाम भी याद हो गए थे। एंड हमें पता है तो क्यों ना बताए ना, दिखाना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ हमें याद है। बट लर्निंग से ज्यादा एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि ऑडिट एक बहुत बड़ा भारी सब्जेक्ट जो लगता है सबको, कि पुराना हम जैसे जैसे नया पढ़ेंगे पुराना हमारे दिमाग से निकलता जाएगा। तो ऐसा आपके साथ भी होता था कि आप दूसरे चैप्टर पे जाते थे तो पहला भूल जाते थे? इफ सो, हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? हाँ, तो ऐसा तो हमेशा ही होता था, मतलब ऐसे पढ़ती थी, कभी कभी ऐसे मन में होने लगता था कि अरे पीछे का तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, आगे का पढ़ के भी क्या कर लूंगी। बट वही, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। एंड जैसा आप बोलते थे कि ऐसे लगता है, बट एग्जाम के टाइम पे याद आ ही जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है तो आएगा याद। एंड बार बार जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा। एंड हम भूल भी जाते हैं तो हम पीछे जाके देखते हैं एंड वापस पढ़ते हैं ना, तो एक ऐसे याद आ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ तो पढ़ा हुआ था, तो उससे मतलब एक सपोर्ट मिलता है कि नहीं हाँ पढ़ा हुआ है। तो वही है कि भूलते तो है ही सब, बार बार पढ़ना है ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में तो। समझे गुरु? चिंता छोड़नी है, हो जाओ शुरू। बात यही है कि पढ़ते रहो तो बार बार पुराना याद आता ही रहेगा। बट ऑडिट का एक चैलेंज और है, वेन यू हैव सम टॉपिक्स विच आर वेरी सिमिलर, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ लिया 3 टॉपिक में एक जैसा, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करते थे उसको? क्योंकि बच्चों को ऐसा बहुत मिक्स मिक्स जैसा लगता है कि हर चैप्टर एकदम मिक्स मिक्स जैसा है, सब कुछ याद करना है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करने का, जो पढ़ते पढ़ते ही ऐसे लगने लगता है कि नहीं ये तो दोनों सेम ही है, इनमें क्या ही डिफरेंस है, तो पढ़ते पढ़ते उसको आइडेंटिफाई कर लेने का। एक तो अपने मटेरियल में मार्क करके रख लेने का कि हाँ ऐसे 2 क्वेश्चन हुआ है, तो बाद में रिवीजन के टाइम पे एक तो उसे वापस रेफर करो, और कुछ भी ऐसे सिली लिंक बना लो, जैसे यहाँ पे फैक्टर से एफ पे कुछ है एंड अंदर कुछ एफ पे कीवर्ड है, तो जैसे ये फैक्टर्स का आया तो इसके अंदर ऐसे कुछ भी सिली लिंक जो आपको याद हो, वो एग्जाम टाइम पे डेफिनेटली आपको याद आएगा अगर वो क्वेश्चन आया ना। तो पहले से हमें जितने ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई होते हैं वैसे करके रख लेने चाहिए। हाँ, मतलब समझते टाइम पे समझ लिया, बट एग्जाम के लिए याद भी तो करना ही पड़ेगा। तो लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए हमें कुछ भी अगर ऐसे फालतू की लिंक्स भी लग रही है तो वो हम लगा सकते हैं। अंजल, याद करना और लिखना दोनों एकदम अलग कला है। तो यू वर एबल टू, एंड यू मस्ट हैव बीन एबल टू राइट द आंसर्स बैंग ऑन। तो क्या आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स की, कुछ ऐसा राइटिंग कुछ भी किया है ऑडिट रिलेटेड, कि आपने कहीं कुछ लिखा हो, कुछ ऐसे टेस्ट हो? तो पैनोरामिक के जो क्लास टेस्ट होते थे चैप्टर वाइज, मतलब 2-3 चैप्टर क्लब करके जो भी टेस्ट रखते थे वो मैंने सारे अटेंड किए थे, सेम सारे अटेंड कर लेती थी। हाँ, मैंने सारे एक भी टेस्ट लिखे? टेस्ट मिस नहीं किया। हाँ, अगर मेरे को जबकि 50। सुपरविजन नहीं है, तो सोचिए लड़की का डेडिकेशन कितना है कि कोई बैठकर देख नहीं रहा है, फिर भी उसने सेम सारे के सारे टेस्ट लिखे। और जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का मैसेज आता है, मैम मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैंने थोड़ा ही प्रिपेयर किया, तो मैं आज नहीं, मैं कल टेस्ट दे दूं। तो ऐसे में आपके साथ भी कभी होता होगा कि आपको लगता होगा कि मैं कम प्रिपेयर्ड हूँ, तो तब आप क्या करते थे? आपको तो कोई टोकने वाला भी नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो मतलब मेरे को सुबह नहीं हो जाता था, तो मैं कभी कभी सुबह का टेस्ट शाम को दे देती थी, बट मोस्टली सेम डे रखती थी। और इनफैक्ट ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि सुपरविजन नहीं था, तो मेरे को ऐसे कोई पूछने वाला भी नहीं था कि टेस्ट खराब गया तो क्यों गया, मतलब ऐसे था नहीं।
मेरे को जाके देना है तो दे दो, अभी कौन ही आके मेरे को डांटेगा कितना खराब टेस्ट लिखा है। इनफैक्ट मेरे को टेस्ट देने में मजा आती थी, जैसे पढ़ाई पढ़ाई करके ऐसे थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है ना, तो एक फीडबैक सिस्टम अपन को खुद को मिलता है कि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ उसका रिजल्ट भी आ रहा है क्या। तो इनफैक्ट मेरे को टेस्ट देना अच्छा लगता था पढ़ने से ज्यादा, इसलिए मैं सारे टेस्ट देती थी। प्रांजलि अलग है, बिकॉज मैंने किसी बच्चे को ये कभी नहीं बोलते हुए सुना है कि मुझे टेस्ट देने में मजा, अपना खुद का एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। आई थिंक यू आर फार वेरी वाइज देन योर एज। तो मतलब ऑडिट में 96 आने का रीजन हमको कहीं ना कहीं क्लैरिटी से समझ में आ रहा है दैट यू रिटन ऑल दी टेस्ट, आपने मॉक टेस्ट लिखा है, आपने डेली का डेली पढ़ा है। इतना डिसिप्लिन आ जाए जीवन में तो फिर 96 नंबर भी अचीवेबल होता है, ये बच्चों को बोलने की बात है। बट हाउ मेनी रिविजन्स डिड यू हैव फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट? देखो एक सब्जेक्ट में 96 लाना और साथ में ऑल इंडिया रैंक भी लाना, दोनों बातें, मतलब बैलेंस ऑफ सब्जेक्ट्स भी है। तो आपने सब सब्जेक्ट्स के कितने रिविजन लिए? So I did 3 revisions for each subject. जो मैंने साथ साथ में पढ़ा उसको अब आई एम काउंटिंग दैट एज 1 रिवीजन। और जैसे Okay. मॉक टेस्ट हुआ था सब सब्जेक्ट का, तो मॉक टेस्ट के पहले तो पूरा सिलेबस कवर करना है, देन दैट वाज 1 रिवीजन ठीक एंड है। 1 बिफोर द एग्जाम डे। ओके, तो 3 रिविजन्स फॉर एवरी सब्जेक्ट यू डिड। ओके, नाउ दो चीजें मुझे पूछनी है। आपने अपनी डेली स्ट्रैटेजी तो बता दी, अगर आपके पास कोई खास स्ट्रैटेजी है फॉर एनी सब्जेक्ट, जैसे आपने कॉस्टिंग में भी अच्छा स्कोर किया है, आपने बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी काफी अच्छा स्कोर किया है, तो आपने जो भी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन में कुछ यूनिक किया हो, अगर आपको वो शेयर करना हो तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज वील मूव ऑन टू योर एग्जाम टाइम स्ट्रैटेजी। तो आप मुझे बता दीजिए इफ यू वांट टू ऐड टू एनी सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट का मैं टैक्स का बोलूंगी, क्योंकि पर्सनली मेरे को टैक्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। तो टैक्स की मैंने यही स्ट्रैटेजी की थी कि मेरे को बहुत सारे डाउट्स भी आते थे टैक्स में। तो मैं जैसे भी मेरे को डाउट आता था मैं सर को मैसेज कर देती थी एंड सर वाज लाइक ऑलवेज देयर। मैं जब भी डाउट पूछती थी ना, 2 या 3 मिनट में उनका रिप्लाई आ ही जाता था। तो आई थिंक हम तो सर को ह्यूमन चैटबॉट कंसेप्चुअल बोलते हैं। हाँ, सर का बहुत एक्यूरेट नाम है वो। तो फिर आई थिंक तो टैक्स जैसे सब्जेक्ट में और कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में आई फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेनी अ टाइम्स, क्योंकि मेरे कभी कभी सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे लिख के एंड मैं टाइम भी बहुत ज्यादा लगा रही थी। लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करूं एंड अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो फिर मैं रेफर करूं क्या। सो दैट वाज वन थिंग दैट आई डिड फॉर कॉस्टिंग एंड टैक्स। एंड एनी राइटिंग प्रैक्टिस इन एनी सब्जेक्ट? आपने कुछ भी ऐसे राइटिंग में किया हो, बहुत ज्यादा आपको पता हो कि भाई ये हेल्प करता है, ऐसा तो हमारे बच्चों को आप इन्फॉर्म करें। आई थिंक तो जैसे मैंने बोला मेरे को टेस्ट लिखना पसंद है और मेरे को टैक्स भी बहुत वीक जा रहा था। तो अपार्ट फ्रॉम पैनोरामिक की जो एक टेस्ट सीरीज थी, जो आईसीआई का मॉक टेस्ट होता है ना, मैंने यहाँ पे जैसे हमारी इचलकरंजी पे ब्रांच है फिजिकली, तो मैंने एक सिर्फ टैक्स का पेपर वहाँ पे भी जाके दिया था, क्योंकि मेरे को एडिशनल प्रैक्टिस की थी टाइम मैनेजमेंट की। मेरे को टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने सिर्फ ऑडिट और कॉस्टिंग 2 ही सब्जेक्ट के पेपर है जो पूरे 100 मार्क्स के लिखे हैं एक्चुअल आईसीआई वाले पेपर में। बाकी सब में मैंने 10-10 मार्क्स का छोड़ा। इनफैक्ट मैंने लॉ में भी 10 मार्क्स का छोड़ के आई हूँ पेपर, जिसका मेरे को बहुत बुरा लगा, बट मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाई थी वहाँ पे। ऑडिट और कॉस्टिंग में करके आई हूँ सिर्फ 100 मार्क्स। 96 मार्क्स का आपका ऑडिट में इसलिए आया है क्योंकि आपने पूरा पेपर लिखा है। अगर आप बाकी पेपर लिखते तो शायद ये स्ट्रैटेजी सेशन में दूसरे सब्जेक्ट का भी आपसे डिस्कस कर रही होती, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में लड़की ने 100 मार्क्स का लिखा है और दोनों में इसके 90+ स्कोर है। ये चीज तो मेरे लिए भी शॉकिंग थी। आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि बच्चा ब्रांच पे जाकर मॉक टेस्ट लिख रहा है, और वो भी हाउ ब्यूटिफुल दैट यू आर सिलेक्टिव अबाउट द सब्जेक्ट ऑल्सो, कि भाई मेरे को सारे नहीं लिखने, मेरे पास टाइम नहीं है सब लिखने का, मेरे को दूसरी बार वही लिखना है जिसमें मेरा मैनेजमेंट नहीं हो रहा। दैट इज वंडरफुल बेटा। अब एग्जाम टाइम के वो जो 6 सब्जेक्ट्स, जो वो दिन होते हैं, जो कठिन दिन होते हैं, जो कोई बच्चा नहीं भूल सकता अपने जीवन के, उनके बारे में बताओ। हाउ डिड यू मैनेज दैट? तो एक तो हमें मतलब आईसीआई की तरफ से या भगवान की तरफ से वरदान मान लो, टैक्स या ऑडिट में हमें 3 दिन की छुट्टी मिल गई थी, जो सबसे मतलब सब्जेक्ट ऐसे देख के डर लगता है कि कैसे करें। तो फिर वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज हो गई थी। और फिर जैसे कि आपने स्ट्रैटेजी सेशन में, एग्जाम के पहले स्ट्रैटेजी सेशन में बताया था कि रिवर्स जाना है, तो एग्जाम के 10 डेज पहले मैं रिवर्स गई थी। पहले अकाउंट्स उठाया, मतलब लास्ट में अकाउंट्स उठाया एंड पहले जो FM SM करके रिवर्स में गई थी, तो अकाउंट्स का बहुत एक अच्छा टच था।
एंड क्योंकि फर्स्ट पेपर में हमें वो फील गुड वाली चीज़ भी चाहिए होती है कि अच्छा गया है, तो मैंने अकाउंट के लिए 5 दिन सिर्फ अकाउंट की पढ़ाई की थी, जैसे सर ने भी बोला था उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। तो मैंने 5 दिन अकाउंट की पढ़ाई की थी, उसके बाद भी अकाउंट का पेपर थोड़ा खतरनाक ही आ गया था तो फिर उस वजह से थोड़ा हो गया। एंड लॉ का जो जैसे एक दिन था, मेरे को लगा लॉ का नहीं रिवाइज होगा, बट शॉर्ट नोट्स को मैंने रेफर किया, लॉ की बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। मैंने पेनल्टीज एंड उसका एक पेपर बना के रखा था, स्पेशली जो लिमिट्स होती है ना, जैसे CSR में इतने करोड़ करोड़ हर जगह आती है, 500 करोड़ से ऊपर इंटरनल ऑडिट की, तो मैंने एक शीट बना के रखी थी, तो वो वाली शीट रेफर की मैंने लॉ के पेपर के दिन, पेपर से पहले। टैक्स में 3 डेज थे, तो वैसे ही मैंने पहले इनकम टैक्स उठाया एंड बाद में GST पढ़ा, क्योंकि इनकम टैक्स थोड़ा वास्ट होता है और GST रिलेटिवली कम होता है, तो पहले मैंने इनकम टैक्स को 2 दिन दिए होंगे एंड GST को 1 ही दिन दिया। एंड उसके बाद कॉस्टिंग का थोड़ा सा मेरा मिसमैनेज हो गया था एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि ना मैं पढ़ ही नहीं पाई थी, मैंने थोड़े ही चैप्टर्स पढ़ पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन देख के जाऊँ, बट वो स्ट्रैटेजी मेरी थोड़ी गलत बैठ गई थी वहाँ पे, जिस चक्कर में मैं आधे ही चैप्टर्स कंप्लीट कर पाई थी, बट पहले के क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस वगैरह इतनी अच्छी थी एंड पेपर भी इजी आया था रिलेटिवली, इसलिए मेरा अच्छा हो गया था। तो मेरे को ऐसा लगता है कॉस्टिंग की मेरी थोड़ी गड़बड़ आ गई थी स्ट्रैटेजी एग्जाम डे वाली। एंड ऑडिट का बहुत अच्छे से किया ही था क्योंकि 3 दिन थे प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे आपने बोला था, पहले मैंने वो वाले चैप्टर्स उठाए थे जो छोटे हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर एथिक्स वाला, जिनकी वेटेज है बट वो रिलेटिवली छोटे हैं, तो स्टार्टिंग में अपन को लगता है कि अच्छा कवरेज हो गया। एंड जो फुल डेज थे सेकेंड थर्ड, वहाँ पे मैंने जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग वाले बड़े चैप्टर थे वो उठा दिए थे एंड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला लास्ट के लिए छोड़ा था। एंड FMSM में भी मैंने वैसे ही किया था, पहले मैंने FM का पढ़ा, पहले मैंने SM का पढ़ा क्योंकि मेरे को थियरी पढ़ना था, प्रैक्टिकल तो नहीं भी थोड़ा पढ़ लेते फिर भी अपन लिख सकते हैं, तो मैंने पहले SM का पढ़ा एंड बाद में FM का किया। वंडरफुल। मतलब आपने कुछ ऐसे भी पॉइंट्स बताए जहां पे ये पता चलता है कि भाई अगर अपना रिविजन भी कंप्लीट नहीं होता तो भी ऑल इंडिया रैंक लाना पॉसिबल है, इतने अच्छे नंबर लाना पॉसिबल है, हर सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। भाई कितने पेपर्स भी है जो छूटते हैं, कितने पेपर्स डिफिकल्ट भी आते हैं, 5 दिन भी किसी सब्जेक्ट को दिया तो भी वो अच्छा नहीं जाता, और कभी कभी आधा ही सब्जेक्ट रिवाइज हुआ पर भी 90 नंबर आ जाते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन एग्जाम। हमें प्री कंसीव नोशन से नहीं जाना है, ऐसा ही होगा, और उसके बाद अपने आप को कलेक्ट करके अगले पेपर के लिए तैयार करना, मेंटली पीसफुल रहना। आपको प्रांजल से बात करते हुए अभी ऐसा एहसास हो रहा होगा बच्चा लोग की शी सो काम एंड कंपोज्ड अबाउट हर आंसर्स ऑल्सो, बिकॉज उसको पता है कि मेरे साथ क्या होना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे कहाँ कैसे बिहेव करना है। दिस इज वन ऑफ द ट्रेट्स रिक्वायर्ड टू गेट अ रैंक। वंडरफुल। अब आप एग्जाम के दिन जैसे आप प्रिपेयर करके एग्जाम में पहुंच गए, तो पेपर लिखते टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी और क्या चीजें थी दिमाग में, कुछ अगर शॉर्ट में आप बताना चाहें उसके बारे में तो मैंने दिमाग में मेरा प्लान तो था कि क्योंकि इस बार MCQ पैटर्न था, तो आई मेड अ प्लान कि मैं 30 मिनट्स जो है MCQ में दूंगी एंड उसके बाद में जो 1.5 आवर है ऐसे मैं मतलब 40 मार्क्स का ऐसे अटेम्प्ट करूंगी, ऐसा मैंने प्लान किया था। बट स्टार्टिंग के पेपर्स में तो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं गया, क्योंकि अभी जैसे पहली बार डिटेल्स फिल करने में मेरे को तो ज्यादा टाइम लग गया था, वहाँ पे सीट नंबर वगैरह मैं एकदम ध्यान से फिल कर रही थी कि भाई कुछ गड़बड़ ना कर दूं मैं सीट नंबर। वो रैंक तो मेरे को ही मिलना चाहिए मेरा। हाँ, इसीलिए तो थोड़ा नर्वसनेस था पहले दूसरे पेपर में, बट जैसे तीसरे पेपर में यूज टू हो गई थी, तो उसके बाद टाइम मैनेजमेंट और बेटर हुआ। एंड मैंने सारे पेपर्स में MCQ ही पहले अटेंड किए थे, क्योंकि मेरे को ऐसे लगा कि MCQ जो है ना बहुत ज्यादा स्कोरिंग होंगे, क्योंकि ऑडिट वगैरह में भी मुझे लगा मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप बार बार जैसे डायग्राम बना के बताते थे कि पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके हिसाब से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो मेरे को लगा MCQ जो है ना मेरे लिए गेम चेंजर होंगे, क्योंकि कभी कभी प्रेजेंटेशन में मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो मेरे को लगा पहले मैं सारे MCQ अटेंड कर लेती हूँ और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो मैंने सब सब्जेक्ट में पहले MCQ अटेम्प्ट किए एंड देन मैं थियोरी पार्ट के लिए गई। वंडरफुल बेटा। अब जो फाइनली हम हमारे बच्चों के लिए एडवाइस देना चाहते हैं, आपने अपनी तरफ से सब बता दिया कि
हाउ डिड यू मैनेज, व्हाट डिड यू मैनेज, और वो सब कुछ एकदम परफेक्टली फाइन है। बट देर आर अ फ्यू थिंग्स जो मैं आपसे ऐसे इन ऑन अ पर्सनल लेवल पूछना चाहती हूँ कि देखो, जब हम किसी इंसान से मिलते हैं और बात करते हैं तो हमें अलग कॉन्फिडेंस आता है, बट यू नेवर मेट एनी ऑफ अस। तो यू लिव इन इचल करंजी, दिस इंस्टीट्यूट इज इन सूरत। तो जो ट्रस्ट फैक्टर आता है कि भाई ठीक है, मैंने देखो, जब पढ़ रहा है बच्चा तो मॉनिटरी कंसिडरेशन तो कोई नहीं देखता, बट आप जो अपना टाइम दे रहे हो, जो आप डेडिकेशन के साथ ज्वाइन करने का एक डिसीजन ले रहे हो, यू कुड हैव चोजन एनीबडी। देन आपके मन में क्यों पेनॉर्मिक आया, वाई पेनॉर्मिक, वाई अस? और एकदम जेन्युइनली मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को बताएं जो आपका एक्सपीरियंस हुआ। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ के डेमो लेक्चर्स अटेंड किए थे, एंड डेमो लेक्चर में पुलकित सर ही थॉट टैक्स, एंड इन दैट लेक्चर मुझे ऐसे लगा, मैंने 2 लेक्चर्स जो अटेंड किए ना, मुझे ऐसे लगा कि मेरे को टैक्स आ गया। ऑल्दो मेरे को बाद में पता चला मेरे को कुछ भी नहीं आया है, उसका 10% या 5% भी नहीं आया, बट मेरे को ऐसी फीलिंग आ गई कि नहीं मेरे को टैक्स आ गया, तो इतना मतलब कंफर्ट भी आ गया था। एंड बाद में भी मुझे ऐसे लगा कि मेरा डिसीजन बहुत सही था, क्योंकि पैनोरामिक के सारे टीचर्स जो थे ना, मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव थे। मैं कुछ भी डाउट पूछती थी ना, तो आई कैन टेक्स्ट एनी टीचर एट एनी टाइम, एंड आई कैन बी श्योर दैट दे विल रिस्पॉन्ड। दैट इज तो सो स्वीट मैनी ऑफ यू। टाइम्स, हाँ, तो मैनी टाइम्स यहाँ पे हम पेन ड्राइव लेक्चर्स लेते हैं, तो उसमें थोड़ा डाउट पूछने की अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप्स एंड ऑल बनाते हैं टेलीग्राम के, एंड वी कांट बी सर्टेन कि हमें रिस्पॉन्स आएगा या नहीं। तो वो भी मुझे एक बहुत अच्छा फीचर लगा पैनोरामिक का ऑनलाइन लेक्चर्स का। Wonderful. Matlab, this is better than what I expected you to say, and I'm so happy that you're satisfied with whatever lectures material that you've got. और मतलब बहुत अच्छा हुआ कि मतलब राइट टाइम पे आपने राइट डिसीजन लिया और हमने भी राइट गाइडेंस दिया, उससे भी अचीव्ड अ वंडरफुल गोल। बट 96 लाकर आपने ना ऑडिट में एक पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया फॉर एवरीवन। तो जैसे आपको भी आपके सीनियर्स ने जरूर भड़काया ही होगा कि ऑडिट एक मतलब खतरनाक सब्जेक्ट होता है, बिकॉज ये क्या है ना, ये पुश्तैनी है, ये चला आ रहा है सदियों से, एंड दिस इज पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट वाज योर इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, एंड नाउ व्हाट दिस पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड इनटू वंस यू गॉट 96 मार्क्स। आई वांट टू शाउट इट अगेन एंड अगेन, 96 मार्क्स इन ऑडिट। तो जैसे आप हमेशा लाइक फर्स्ट लेक्चर में ही आपने फर्स्ट लाइन यही बोली होगी कि ना ऑडिट इज अ वेरी क्यूट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट लेक्चर में हमें भी लगा था क्यूट, आपने ऐसे बेसिक बताया कि ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं, एविडेंस, तो क्यूट लगा। बाद में जब पढ़ते गए नोट्स देखते गए, पता चला कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मॉन्स्टर जैसा लगने लगा था। क्यूट तो लग नहीं रहा था कहीं पे भी कि इसका तो एक एक वर्ड याद करना पड़ेगा। बट जैसे ज्यादा याद होता गया, उस फिर वैसे वैसे वो टेडी बियर बन गया, मॉन्स्टर। एंड सच में क्यूट है ये सब्जेक्ट, बट आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट द सब्जेक्ट इज वेरी क्यूट। बेसिकली सब्जेक्ट के साथ समय बिताओ, समय नहीं बताते हो तो सब्जेक्ट कंप्लेन करता है, और वो कंप्लेन खतरनाक लगती है। तो वी हैव टू बी विथ ऑडिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसको बहुत ही रिलीजियसली एवरीडे पढ़ना है। जैसे कि प्रांजल ने किया, कोई क्लास मिस नहीं करी, कोई टेस्ट मिस नहीं करा, रोज जितना क्लास में पढ़ाया गया उतना उसकी उसने आधा घंटा सेल्फ स्टडी दे करके। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन, मार्किंग। मतलब अपने घर पे भी बैठ के वो सारे नोट्स पे पूरी मार्किंग करती थी, जैसे कि क्लास में मैं उसको देख रही हूँ। तो वो उसका खुद का डिसिप्लिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस रिजल्ट तक हमको पहुंचाया है। एक मुझे ये चीज जाननी थी कि जैसे आप क्योंकि एक ऑनलाइन स्टूडेंट हो, तो 3 चीजें बताएं विच इज हेल्प यू टू अचीव दिस रैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स जिस आपको जिसके हिसाब से ऐसा लगता है कि भाई मेरा रैंक आता है तो मैं ये 3 चीजों को डेडिकेट कर सकती हूँ। तो फर्स्ट थिंग आई वुड से वुड बी कंसिस्टेंसी। वंडरफुल। कंसिस्टेंसी तो मेरी खुद की थी। कभी कभी लगता था कि नहीं करना है, बट एक इनर मोटिवेशन ही होना चाहिए कि नहीं करना तो है ही। एंड सेकेंड थिंग वुड बी गाइडेंस। जो गाइडेंस तो सारे पैनोरामिक के टीचर्स मेंटर्स की थी। राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू नीड एन AIR स्पेशली। और थर्ड थिंग वुड बी सपोर्ट। सपोर्ट तो फैमिली का रहता ही है, और आई थिंक सो उसके बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, इतना अच्छा सपोर्ट जो करते थे वो।
बहुत बहुत बधाई हो प्रांजल, आपको, आपकी फैमिली को। एंड आई जस्ट होप कि जैसी आपकी सक्सेस जर्नी रही है, स्टोरी रही है, हमारे सभी बच्चों की रहे, जो भी बच्चे अभी इसको देख रहे हैं, जो भी बच्चे अभी सितंबर में और जैन में एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप उनको अपनी तरफ से कुछ भी बोलना चाहते हैं तो जरूर बोल दीजिए। तो अभी जो भी बच्चे हैं मैं उन्हें बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी तो फॉलो करना ही, एंड सेकेंड थिंग वुड बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि अभी एमसीक्यूज आ गए हैं, तो एमसीक्यू की वजह से मे भी हो सकता है कि आप उतना अच्छा वर्ड ना भी याद कर पाओ, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना ही है। एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बस क्लास में आप ध्यान से सुनोगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड आपको 30 मार्क्स मिल गए ना, फिर उसके बाद का जो गेम सॉर्टेड है, फिर उसके बाद में पास होने से तो कोई रोक नहीं सकता, और रैंक भी आपकी आ ही जाएगी, आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो आ जाएगी। I absolutely love your mindset, प्रांजल, एंड द फैक्ट दैट यू आर सो सेल्फ डिसिप्लिन्ड। इवन आपको जब खुद को गवर्न करना है, कितनी बार मैं ऐसा मानूंगी कि बच्चे जब क्लास में आते हैं उनको भी ऐसा चाहिए कि बार बार कोई उनको बोले, बार बार कोई उनको टोके। तो दिस इज अ रियली बिग अचीवमेंट फॉर यू, नॉट ओनली जस्ट AIR बट 90 मार्क्स इन कॉस्टिंग, 96 इन ऑडिट। और अब मुझे पता चल रहा है that these are the only two papers that you were able to complete, so I don't know what final has in store for you. तो all the best for your future। और मेरे अभी जो बच्चे हैं उनको मैं ये दो चीजें कहना चाहती हूँ। फर्स्ट, अगर आपको प्रांजल से कोई भी क्वेरी और आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज पूछिए नीचे। I'll definitely connect with her, she's also available, I'm also available, Panormic is also available। हम जरूर आपकी क्वेरी को एड्रेस करेंगे। दूसरा, मोटिवेटेड रह के पढ़ो एंड मैनिफेस्ट करो। एक स्कोर दिमाग में सोचो कि मुझे भी इतना लाना है, मेरे को भी ये करना है, मेरे को सितंबर में क्लियर करना है, मेरे को जैन में क्लियर करना है। अपना स्कोर, अपने मार्क्स और अपना जो भी सपना है उसको मैनिफेस्ट करो और उसको कमेंट में लिखो नीचे। क्योंकि जब अपने सोशल कहीं पर भी उस चीज को पोस्ट करते हैं तो एक कमिटमेंट हो जाती है और उसकी तरफ हमें वर्क करना ही पड़ता है। नॉट एवरीवन इज बिलोंगिंग टू प्रांजल स्पीशीज जो सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो आपको वो मोटिवेशन, वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी अपने मेंटर्स में, अपनी फैमिली में ढूंढना पड़ेगा। लाइक्स शी सेड, कंसिस्टेंसी, सपोर्ट एंड गाइडेंस, दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसकी वजह से उसका रिजल्ट आया। कुछ बातें वो अपने बारे में नहीं बताएगी जो मैं आपको बता देती हूँ। डिस्पाइट बीइंग एन ऑनलाइन स्टूडेंट, शी वाज रेगुलर इन आस्किंग ऑल द डाउट्स टू ईच एंड एवरी फैकल्टी। इट नेवर फेल्ट लाइक शी इज एन ऑनलाइन स्टूडेंट, ऐसा ही लगता था कि वो यहीं पर है, वो कनेक्टेड है सबसे। दूसरा, नॉट मिस्ड अ सिंगल क्लास लाइव, डिस्पाइट हैविंग द लग्जरी कि मुझे सुबह 7:30 बजे नहीं उठना है, मैं दोपहर में उठ के लेक्चर देख सकती हूँ। शी वॉज अवेलेबल फॉर लाइव लेक्चर जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 0 बैकलॉग पॉलिसी। एंड थर्ड, शी नेवर स्किप्ड अ टेस्ट। इसके लिए तो मैं कहूंगी कि वो अजूबा ही है क्योंकि उसको टेस्ट देना पसंद आ रहा है। बट एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे हम 75% टेस्ट अपियर करें। और सीए के एग्जाम में राइटिंग प्रैक्टिस कितनी जरूरी होती है वो उसका एम्फेसिस आपको सामने दिख रहा है। इतना मोटिवेशन की अलग से जाके सेंटर पे एक मॉक टेस्ट और लिख देना, जबकि उसने पेनॉर्मी की पूरी मॉक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लिखी थी, उसके सारे पेपर इवेल्युएट हुए थे, उसको ऑलरेडी पता था कि वो कैसा कर रही है। सो जस्ट बी मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच प्रांजल। थैंक यू मैम। ओके बच्चा, बाय बाय। बाय।